हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो मैंने अब सोचा कि लास्ट मोमेंट पर आप बच्चों के लिए क्या किस पर वीडियो बनाया जाए, तो मैंने डीपीआई का जो क्वेश्चन बैंक है 2022-23 जो विमर्श पोर्टल पर अपलोडेड है, उसी में से एमसीक्यूज क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब सही विकल्प के चयन वाले। और आज मैं कोशिश ये करूंगा कि इस वीडियो में सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लें। और ये मेरा ऑब्जर्वेशन भी है कि इनमें हमारे जो हाफ ईयरली, क्वार्टरली और इनमें कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो हो सकता है अदरवाइज हमारी प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, सही विकल्प का एक कलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी हमें फायदा होगा। तो देखते हैं चैप्टर वाइज हम इसमें सारे एमसीक्यूज को पहले कवर करेंगे, फिर फिलअप्स को सारे चैप्टर्स को कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही आगे करेंगे। तो देखते हैं चैप्टर फर्स्ट, जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है ना। तो उसमें पहला वाला जो एमसीक्यू है, पहले वाला चैप्टर फर्स्ट का ही पहला ही एमसीक्यू है, और पहले वाले चैप्टर का एमसीक्यू जो है वो क्या है वो समझते हैं। ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होता है। तो आपको पता है कि जब कोई विद्युत क्षेत्र होता है और उसमें कोई भी आवेश रखते हैं क्यू नॉट, कोई सा भी आवेश क्यू नॉट लगते हैं, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है। तो इस पर लगने वाला बल कितना होता है बच्चों, क्यू नॉट ई। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। किसी बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको पता है किसी बिंदु आवेश से अगर हम बात करें, बिंदु आवेश यहां पर लिया हमने Q, और यहां पर कोई बिंदु है P, और यहां तक की दूरी R है, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं कि E बराबर होता है K, और यहां पर आता है Q, और यहां पर हो जाता है बेटा R स्क्वायर। तो बिंदु आवेश के लिए कौन सा होगा, ये वाला हमारा अनुक्रमपाती होगा 1/R स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं इसी चैप्टर का। एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव आघूर्ण पी रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, जीरो। हमें पता है अगर ये खोखला गोला है और बिंदु, इसमें हमने क्या रखा, इसमें हमने कोई द्विध्रुव रखा, द्विध्रुव क्या होता है माइनस क्यू और प्लस क्यू, और दोनों के बीच की दूरी। लेकिन यहां पर कुल आवेश, इस गोले के अंदर कुल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। और कुल आवेश अगर शून्य हो जाता है, तो कुल आवेश अगर शून्य हो जाता है तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बोलती है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बोलती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो किसके, गॉस के नियम के अनुसार। तो ये कुल आवेश कितना हो गया, शून्य हो गया। शून्य हो गया तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जीरो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18 होती है बच्चों। कितनी होती है, ये वाला 10⁻18, ये 10⁻18 है, ये यहां नहीं है, 10⁻18 है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुक्त आकाश के परावैद्युतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। मुक्त आकाश के परावैद्युतांक का विमीय सूत्र याद रखने के लिए हम कोई सा भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं बच्चों। तो F इक्वल टू 1/4πε0, और यहां पर हमने ले लिया, क्या ले लिया, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमें पता है कि फोर्स का क्या होता है, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, ये इसको यहां ले आइए, तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, और ये 1/F हो जाएगा, और ये Q1 हो गया, ये Q2 हो जाएगा, और ये यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, R स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर, ये अपॉन में आ जाएगा न्यूटन, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आर के लिए मीटर आ जाएगा। आप कूलॉम का आप क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, IT, मतलब एम्पियर स्क्वायर, और टी मतलब टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या है न्यूटन के लिए M1 L1 T-2 हो गया, T-2, और ये M2 M स्क्वायर के लिए एक और आ जाएगा यहां पर, तो ये कितना, दो और एक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। इसको अरेंज करिएगा तो ये M का -1 आ गया, L का -3 आ गया, T का प्लस का 4 आ गया, और A का 2 आ गया, तो आप ये देख लीजिए, ये वाला दिख रहा है M-1 L-3 T4 A⁴, ये A⁴ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसके लिए सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। किसी विद्युत ध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपाती होती है 1/R Q के, 1/R Q के। ध्यान रखिए, बिंदु आवेश का 1/R स्क्वायर के समानुपाती अनुक्रमणाती होता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए तो 1/R Q के अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों।
एक समान विद्युत क्षेत्र, इसको थोड़ा होल्ड कर देते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा, ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है तो इसको भी अभी रहने देते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पर देते हैं, है ना। जितना जल्दी हो जाए हम ये इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट अपॉन मीटर। तो यहां पर हमारे पास क्या दिख रहा है, न्यूटन पर कूलम। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाए, छड़ का आवेश क्या होगा, घटेगा। छड़ का आवेश क्या होगा, घटेगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो धनावेश कांच की छड़ जनरली धनावेशी होता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिएगा विद्युत क्षेत्र ई, क्षेत्रफल एस का पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा गया है, पृष्ठ से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है विद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस कॉस थीटा। और समांतर की बात करें तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्या बोले हैं, विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल इसके विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 हो जाएगा तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वायु में एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम के हिसाब से क्या होता है, 1/ε0। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है, यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य बल क्या होगा, तो बल क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है इसका पराविद्युतांक, धातु का पराविद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है, और अनंत नीचे आएगा तो वो उसको क्या कर देगा, शून्य कर देगा। आगे बढ़ते हैं, एक खोखले बिलगित चालक गोले को 10 माइक्रो कूलम का धनावेश दिया जाता है, यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो ये कितना होता है बच्चों, शून्य होता है। खोखले गोलों की बात कर दी, खोखले गोले के अंदर कुल आवेश कितना होता है, शून्य होता है। कुल आवेश शून्य होगा तो गॉस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। आगे बढ़ते हैं, धातु की दो समांतर प्लेट प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से कुछ दूरी पर स्थिति, यदि यह प्लेटों को केरोसिन तेल की टंकी में डुबा दिया जाता है तो उनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, एक आवेश क्यू एक आर त्रिज्या के गेसी गोले से परिबद्ध है, यदि त्रिज्या दोगुनी हो जाए तो वह विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, विद्युत फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वह क्या होगा, समान होगा, समान होगा, क्योंकि वो किस पर डिपेंड नहीं करता है, वो त्रिज्या पर डिपेंड नहीं करता है। आपको अगर पता हो तो किसी भी सरफेस पर, किसी भी धातु की सरफेस पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर त्रिज्या का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए समान रहेगी। 17वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान F है, यदि उनके बीच की दूरी दुगना कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा, F/4 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए F क्या होता है, तो F का मान होता है बच्चों K, कोई आवेश दो रखे हैं Q1 और Q2 और यहां पर रखा है r², ये रखा है, ये क्या दूरी है r, इसको हमने F1 बोल दिया है। लेकिन अब आपसे क्या, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण का मान F हो जाता है, तो इसको मान लीजिए F बोल दीजिए, चलिए F बोला तो F बोल दीजिए। यदि उनके बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, मतलब अब आपको बताना है F डैश, क्या बताना है, F डैश। K में चेंज नहीं आएगा, Q में चेंज नहीं आएगा, Q1 Q2 तो वही का वही रहेंगे। R का क्या बोल दिया है, दुगुनी कर दी जाए, दुगुनी कर दी जाए मतलब 2r हो जाएगा, और 2r का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको अगर लिखते हैं तो K Q1 Q2 और अपॉन में क्या जाएगा 4, और यहां पर क्या जाएगा r²। तो इतना मान ऑलरेडी कितना है, इतना मान ऑलरेडी कितना है, F है बच्चों। तो ये क्या जाएगा F, ये इतना मान है ना, ये इतना मान, ये क्या हो जाएगा F, तो F बटे कितना आ गया 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा F/4। तो ये पहला चैप्टर का हमारे एमसीक्यू वाला पोर्शन कवर हुआ है। आई होप इतना समझ में आया होगा। जहां पर डाउट हो आप पूछिएगा बच्चों, है ना। एक दो क्वेश्चन मैंने भी उसमें ड्रॉप कर दिए हैं, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन परफेक्ट नहीं लग रहे थे, इसलिए अगर आप बोलेंगे तो उनको भी मैं देख के बता दूंगा। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, विद्युत धारिता तथा विभव। इसके भी एमसीक्यू ही देखेंगे हम। देखिए अब हम आते हैं, तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में कोण कितना होता है, तो समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र के बीच में जो, अगर मान लीजिए एक समविभव पृष्ठ है और आपको पता है ये यहाँ पर कोई आवेश रखा है, तो ये विद्युत क्षेत्र और
समविभव पृष्ठ के बीच में कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दो बिंदु आवेश Q एक दूसरे को 2a दूरी पर रखे हैं, इनके बीच ठीक मध्य बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? ठीक Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R होगा, है ना। इसको भी थोड़ा सा अभी सॉल्व करके बता दूंगा, बट अभी इसका होल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसको ब्रेक नहीं करना चाहता हूं, जो फटाफट सॉल्व हो रहा है उनको बताता जाता हूं। तीसरा, 10 कूलम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता कितनी होगी? 5 फेरेड। ये चालकता निकालने, धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, फॉर्मूला लगा दीजिए, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो आपको क्या निकालना है? C निकालना है, तो Q कितना है? Q कितना है? 10, और V कितना है? 2, तो भाग देंगे तो कितना जाएगा? 5 फेरेड। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दो संधारित्र को समांतर क्रम जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान क्या होता है? विभव। आपको पता है समांतर क्रम में क्या होता है? विभव समान होता है और आवेश अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं, समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात होगा 4:1। आप चाहें तो उसको करके देख लीजिएगा। पहले समांतर क्रम वाला सूत्र लगा दीजिए। समांतर क्रम का आपको पता है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये समांतर होगा। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। देख लीजिए, संधारित्र वही है, तो इनका अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आवेश 2 माइक्रोकूलम से 5 मीटर दूरी स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। वही आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। और आवेश का मान आपको दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -6। माइक्रो का मतलब कितना होता है? 10 पावर -6, और अपॉन में कितनी दूरी दी है? 5 मीटर, तो 5 लिख देंगे। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा वो 9 दूनी 18 हो जाएगा ये। और ये 10 में 9 में से 6 गए तो 3 बचे, 10 की जगह 3, और ये कितना हो जाएगा? 5, और ये 5 3 15, 3 दशमलव कुछ आ रहा होगा, देख लीजिए, ये आ रहा है आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का विभव माना जाता है, तो पृथ्वी का विभव माना जाता है 0। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, विद्युत धारिता का मात्रक वोल्ट नहीं है बच्चों, बाकी ये सब मात्रक है। एक समांतर, वोल्ट किसका है? वोल्ट विभवांतर का है, विद्युत धारिता का नहीं है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आविष्ट करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, तो प्लेटों के विभवांतर बढ़ जाएगा। विभवांतर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। दोनों प्लेटों के किस पर डिपेंड करती है? तो दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम पर निर्भर करेंगी। आगे बढ़े ना, इसको अभी रहने देते हैं। ये देखिए, यदि एक धनावेशी चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आ जाते हैं। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में शून्य नहीं होता है। E इज नॉट इक्वल टू 0, E इज नॉट इक्वल टू 0, बट V इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपको पता है, किसमें? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं होता है, लेकिन विभव का मान शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। आवेश 10 कूलम के किसी चालक को विभव में वृद्धि 2 वोल्ट हो जाती है। चालक की धारिता अभी जैसे सॉल्व किया था वैसे ही आ गया। दो संदर्भ श्रेणी को देने पर प्रत्येक पर समान होगा आवेश। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 3 पर देखते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक का। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है किसका? अर्धचालक का, अदरवाइज चालक का तो बढ़ जाएगा। अतिचालक पदार्थ की चालकता होती है अनंत। अतिचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? अनंत। विद्युत से स्रोत है विद्युत ऊर्जा का, किसका है? विद्युत ऊर्जा का। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है उसके नेचर पर, उसके पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है? पदार्थ पर। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लास्ट ईयर भी पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये होता है dV अपॉन dx माइनस dV अपॉन dx। तो ये इसके लिए V, इसके लिए मीटर, तो यह आ जाएगा वोल्ट अपॉन मीटर। किसी चालक में विद्युत प्रवाह होता है
तो किसी चालक में किसी अदर थिंग के कारण भी हो सकता है। अगर ये चालक की जगह धातु होता, क्या होता बच्चों, धातु होता, तो धातु में आप लिख सकते थे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह के कारण, क्योंकि चालक कुछ दूसरे पदार्थ भी हो सकते हैं। इसलिए अभी इसके लिए क्या है, इनमें से कोई नहीं। एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही नहीं है? चालकता वोल्ट के साथ कोई संबंध नहीं दिखाती है, डायरेक्ट वोल्ट के साथ, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। अदरवाइज आपको पता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, आवेश का कूलम होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, चालकता का वोल्ट से कोई संबंध, डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो ये तीसरे चैप्टर के भी हमने क्या कर लिए, एमसीक्यूज देख लिए हैं। अब हम चौथे चैप्टर पर आते हैं, फोर्थ चैप्टर पर आते हैं, है ना। कौन से चैप्टर पर आते हैं? सिर्फ एमसीक्यू वाले पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर। तो हम फोर्थ वाले चैप्टर में आते हैं, है ना। कोशिश मेरी ये रहेगी कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो जाए, जो हमें थोड़ा सा अभी डाउट वाले लगेंगे उनको अभी हम होल्ड कर देंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। अभी तीन ही हमने एमसीक्यूज देखे और 15 मिनट का वीडियो हो गया है, तो मुझे लगा आधा घंटा या 45 मिनट्स का हो जाएगा। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, है ना। फटाफट मैं बताता जाता हूं। धारावाही वृत्ति कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना है? कुंडली के तल के लंबवत। चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? कुंडली के तल के लंबवत, कुंडली के तल के लंबवत, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है? तो आपको पता है, जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गए कोई गतिमान आवेश होता है तो उस पर जो लगता है वो लॉरेंज बल होता है, और वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है, और उसी को हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू वी क्रॉस बी होता है। आगे बढ़ते हैं। धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर वोल्ट मीटर बनता है बच्चों। क्या बनता है? वोल्ट मीटर बनता है। एक आगे पढ़ते हैं। उच्च प्रतिरोध जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर, और निम्न प्रतिरोध जिसको शंट कहते हैं समांतर क्रम में तो अमीटर। एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र में एक समांतर प्रवेश करता है, कल पर पथ कैसा होगा? सरल रेखा। समांतर अगर होगा तो उस पर कोई भी बल नहीं लगेगा, कोई भी बल नहीं रहेगा, तो वो सीधा का सीधा एक समान गति करता हुआ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर के भी हो गए हैं एमसीक्यूज। अब चैप्टर नंबर 5 के आई थिंक एमसीक्यूज नहीं है, डायरेक्ट फिलअप्स हैं, तो इसको अभी हम ड्रॉप कर देते हैं। चैप्टर नंबर 6 पर आ जाते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 6 मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमआई कहते हैं हम। तो इसके अगर क्वेश्चन हम देखें तो क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो कुंडली का प्रतिरोध से इससे कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसका ये आ जाएगा। लेंज का नियम आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, लेंज के नियम से भी कर सकते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ए और बी दोनों आएगा इसका ऑप्शन, है ना। इसको अभी ड्रॉप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे। इसलिए हम फैराडे के लॉज को पढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी। स्वप्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस का या सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी, या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो तब भी वही होगा। हेनरी मात्रक है, हेनरी मात्रक है प्रेरकत्व का, हेनरी मात्रक है प्रेरकत्व का, चाहे वो स्वयं हो चाहे वो अन्योन्य हो। ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है। कुंडली को 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा डबल। चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? डबल 2ba। न्यूमेरिकल पार्ट है, समझाना पड़ेगा, बट अभी मैं इसको सिर्फ डायरेक्ट आपको एमसीक्यूज ही बता रहा हूं, इसमें मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूं, है ना। चलिए नेक्स्ट। चैप्टर नंबर 7 में आते हैं बच्चों। एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, ये डीसी को तो ब्लॉक कर लेता है, तो ये जाने किसको देता है? केवल एसी को, केवल एसी को, केवल प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है। ट्रांसफॉर्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, तो भंवर धाराओं को हटाने के लिए पटलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को बोलते हैं एसी जनरेटर। जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको एसी डायनेमो या एसी जनरेटर कहा जाता है। एसी जनरेटर या एसी डायनेमो कहा जाता है। नेक्स्ट। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होती है? जैसे हर बच्चा जानता है, फिर भी एक बार बता देता हूं, 50 हर्ट्ज। कितना? 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज की बात करें तो 220 से लेकर 240 तक इंडिया में घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इतना वोल्टेज दिया जाता है।
इस चैप्टर के भी हमारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज में आ गए हैं। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपको पता है गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे तो चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कौन सा नहीं है, तो ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग, देखो सबसे अधिक आवृत्ति की बात करते तो हम किसकी बात कर, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म विद एक्स गन, मतलब गामा होती तो, लेकिन इसमें गामा नहीं है, लेकिन चार अलग अलग दिए हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा होने वाली कौन सी हो गई बताइए, जिसकी तरंग दैर्घ्य इन चारों में से किसकी ज्यादा है, तो परावैंगनी तरंग की, यूवी रेडिएशन यूवी की होगी, अल्ट्रा वायलेट की, है ना। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि होती है 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁻7 तक होती है, लेकिन हमारे पास अभी राइट ऑप्शन में क्या आ रहा है, 10⁻⁻6 मीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 1/√μ0 रूट में है, ध्यान रखिए ये होता है इसका मान, है ना। इसी को आप लिख सकते हैं E0 अपॉन ई, है ना, सॉरी बी, मतलब विद्युत क्षेत्र और यहां पर क्या जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के अनुपात को ही हम कहते हैं, और यही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो अगर अभी हम बात करें तो सारी उसमें सबसे कम तरंग दैर्घ्य की बात कर रहे हैं, सबसे कम मतलब जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो, तो उसमें अगर देखा जाए तो एक्स किरण है, इनकी इनकी सबकी तरंग दैर्घ्य क्या होंगी, ज्यादा होंगी, और सबसे कम होती तो वो किसकी होती, वो होती है आपकी गामा किरणों की, लेकिन गामा दिया नहीं है ऑप्शन, तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा सही, एक्स किरणें। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है, भाई सबसे कम आवृत्ति वाला कौन सा है इसमें, तो इंफ्रारेड रेडिएशन है, क्योंकि ये सब आवृत्ति अधिक वाले हैं, तो सबसे कम इनमें से कौन सी है, अवरक्त विकिरण की है। विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र में परिमाण अभी हमने बताया था, तो ये क्या हो सकता है, बी का मान पूछे तो B = E/C, और C पूछे तो E/B, अभी मैंने देखा था, अभी बताया था, और यही 1/√μ0 था, है ना। तो ये C = E/B, और B पूछे तो C नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x अक्ष में, चुंबकीय वेक्टर y अक्ष में, तो उसकी संचरण की दिशा तीनों कैसे होते हैं, लंबवत है। अगर ये एक x में है, एक y में है, तो तीसरा ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, बताओ, z में हो जाएगा। तो अगर संचरण की बात करें तो अभी किस में हो जाएगा, z में हो जाएगा, और अगर इनमें से कोई एक बदलेगी तो वो उसका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल अवशोषित करता है, किसको करता है, ओजोन मंडल परावैंगनी विकिरण को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, ये एक प्रॉपर्टी में भी आ जाएगा, अगर प्रॉपर्टी पूछ ले तो आप बोल देते हैं विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, ये गुण भी है विद्युत चुंबकीय तरंगों के। नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं क्या है। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे होती है, तो ये रेडियो तरंग होती है, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे। आगे बढ़ते हैं। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, ऑलरेडी हमने बात कर लिए हैं। कोहरे या फॉग में जो रेडिएशन यूज होती है वो कौन सी होती है बच्चों, वो होती है अवरक्त तरंगे। कुहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे जो है वो अवरक्त तरंगे हैं, आईआर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आईआर, इंफ्रारेड रेडिएशन, है ना। कोहरे मतलब फॉग, कोहरे मतलब फॉग में जो प्रयुक्त की जाती है वो ये होंगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा हमेशा आईडी के बराबर होगी, क्या होगी, आईडी के बराबर होगी, लेकिन संधारित्र के बाहर आईडी शून्य होता है और संधारित्र के अंदर आईसी शून्य होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन की बात करें तो दोनों बराबर होंगी। अवरक्त किरणों का संसूचन किससे किया जाता है, तो वो डिवाइस है पायरोमीटर। अवरक्त किरणों का संसूचन किससे किया जाता है, पायरोमीटर से किया जाता है बच्चों। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है अवरक्त किरणें, जिसको हीट वेव्स भी कहा जाता है, हीट वेव्स कहा जाता है। इस चैप्टर के भी हमारे एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम आ गए चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यूज में। चैप्टर नंबर
9 के एमसीक्यूज में आ गए हैं, तो देखते हैं निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। लाल कलर के लिए अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। अपवर्तनांक वेवलेंथ के जस्ट कैसा होता है, अपोजिट होता है। मतलब लाल कलर की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है लेकिन उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है, तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है। किस रंग के लिए होती है, बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होती है, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीरे की चमक का कारण हीरा चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन को शो करता है। किसको शो करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। या मरीचिका का भी क्या कॉन्सेप्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 25 सेंटीमीटर फोकस वाले उत्तल लेंस के संपर्क संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये इसको छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन बता देते हैं। उत्तल लेंस में रखे हैं, अवतल लेंस को किस में रखा है, अवतल लेंस का क्या है, अवतल लेंस को अगर हम लिखें तो इसको हमने लिख दिया f1, और अवतल लेंस होने के कारण इसकी फोकस दूरी माइनस में आ जाएगी। और उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, तो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। ये इसको दूसरा बोल दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी संयोजन की फोकस दूरी बोल रहे हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/20, और प्लस में आता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25। और इन दोनों का अगर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 25 माइनस 20 आ जाएगा, और डिवाइड में कितना जाएगा, 20 इंटू 25, 25 सुनम सुन, और 25 दूनी 50, 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एफ, यहां कर देता हूं ना, आपको निकालना है एफ, तो उल्टा हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, और ये डिवाइड में कितना, 25 में से 20 गए तो कितना हो जाएगा, 25 में 20 गए 5, और ये 5 एकम 5। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक बार देख लेना बेटा कैलकुलेशन करने का, जैसे मैंने तरीका बताया है, लेकिन इसमें मैंने -100 लगाया है, पता नहीं है, बट हमारे उसमें आ रहा है 100 सेंटीमीटर। एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर मान लीजिए देखते हैं फिर से एक बार, 20 सेंटीमीटर फोकस वाला अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस, हाँ अच्छा, ये हाँ तब तो सही है बेटा, तब तो सही है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो इसमें माइनस आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, सही समझ में आ गया। तो ये माइनस क्या आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, -100 आ जाएगा। यस 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 यस, गुड। ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण कौन सा होता है, ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा हुआ दर्पण कौन सा होता है, उत्तल। ट्रक की ही बात नहीं करें हम, ट्रक की ही बात ना करें हम, जितनी भी बाइक स्कूटी सब जो कार वगैरह यूज करते हैं, सब में जो साइड व्यू मिरर होता है जनरली वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। कारण भी पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर होता है, कारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें ये क्या करता है, एक तो ब्रॉड एरिया को कवर करता है, साथ ही साथ में ये वर्चुअल यानी रेक्ट इमेज देता है, आभासी और तथा सीधी इमेज देता है। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है वस्तु से बड़ा। अवतल दर्पण का एक ही केस होता है जिसमें आभासी बनता है और वो वस्तु से क्या बनता है, बड़ा होता है, एक ही केस। अदरवाइज तो सब में कैसा बनता है, रियल बनता है, वास्तविक बनता है। लेकिन जो आभासी बनता है वो कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। प्रकाश के अपवर्तनांक की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आपको पता होना चाहिए, आवृत्ति और ऊर्जा नहीं बदलती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य बदल जाएगी, उसकी चाल बदल जाएगी, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी। आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के प्रवेश करने पर होता है, दोनों होता है, विचलन भी होता है और विक्षेपण भी होता है, विचलन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है प्रिज्म के पदार्थ पर। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा बड़ा। सरल सूक्ष्मदर्शी से बड़ा, जो ये वही कंडीशन हो गई जिसमें हमें लेंस का एक, हम उत्तल लेंस लेते हैं और उत्तल लेंस में ये आभासी और बड़ा प्रतिबिंब हमें कम मिलता है, तो वही तो हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसलिए याद रखिए आभासी व बड़ा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होती है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की कम होती है, कम होती है, कम होती है। किसकी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे हैं, तो अभिदृश्यक लेंस वस्तु के पास होता है, नेत्रिका वस्तु से दूर होती है, तो इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है, इसकी कम होती है। तो मतलब कहें तो हम अभी के लिए ऑप्शन क्या होगा, कम। आगे बढ़ते हैं। आंख की विभेदन सीमा जो होती है वो 1 मिनट होती है, ये 1 आर्क मिनट होती है, इसको 1 मिनट या 1 आर्क मिनट पढ़ सकते हैं, और अगर डिग्री में बोले तो लगभग 0.17 डिग्री होती है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है, किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है अभिदृश्य की फोकस दूरी पर। किस पर निर्भर करती है? अभिदृश्य की फोकस दूरी पर। तो इस चैप्टर के भी हमने एमसीक्यूज किए हैं कवर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तरंग प्रकाशिकी के देख लेते हैं अगर एमसीक्यूज हैं तो। चलिए इसके भी हैं। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तरंगे की बात करें तो ऊर्जा ऊर्जा के फॉर्म में संचरण करती है। व्यतिकरण होता है दोनों में। व्यतिकरण किस में होता है? दोनों में ही होता है। आई थिंक इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस दोनों में होता है। ठीक है। फ्रेनल फ्रेनल दूरी है ए लैम्डा बाय डी। ए लैम्डा बाय डी। आगे बढ़ते हैं। व्यतिकरण का थोड़ा सा देखना पड़ेगा है ना। मुझे लग रहा है इंटरफेरेंस दोनों में ही होना चाहिए है ना। लेकिन फिर भी अभी मैं क्या करता हूं, इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा के रख लें। बाद में बता दूंगा व्यतिकरण का है ना। इस पर अभी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं अपन है ना, कि सही है या नहीं है ना। अभी हम इसको अभी रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 11 विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति में अगर हम बात करें, इसमें एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें एमसीक्यू है, हाँ है। तो इसमें है तो देखते हैं। एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है फोटोन के फॉर्म में। आपको पता है फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच न्यू होती है, जिसमें एच प्लांक नियतांक होता है और न्यू आवृत्ति होती है उस फोटोन की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे एक फोटोन की ऊर्जा निम्न रूप में दी जाती है। देखो अभी मैंने बताया था निम्न ऊर्जा किस रूप में दी जाएगी? E इज इक्वल टू एच न्यू के रूप में। लेकिन न्यू दिया नहीं है यहाँ, हाँ दिया है, ये एच न्यू के फॉर्म में दिया है ना। एच न्यू के फॉर्म में। तो मतलब कौन सा ऑप्शन है? ए। इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ तरंग क्या होती है? आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में एकल तरंग दैर्ध्य के रूप में विस्तृत होती है। निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर करती है? तो किस पर करती है? तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी तो किस पर करेगी? उसकी तीव्रता पर। किस पर? तीव्रता पर। आई से आई याद रख सकते हैं। आई इंटेंसिटी होती है और आई धारा होती है। तो किस पर निर्भर करेगी? धारा उसकी जो विद्युत धारा जो हो रही है वो किस पर निर्भर करेगी? तीव्रता पर। तीव्रता ज्यादा होगी तो धारा भी ज्यादा हो जाएंगी। निर्भर नहीं करती है। निर्भर नहीं करती तो किस पर निर्भर नहीं करती? हाँ सही है। किस पर निर्भर नहीं करेगी? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। अरे निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक आशीष की माप करता है? तो गतिज गतिज ऊर्जा की। आपको पता है होना चाहिए के मैक्स को हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं बच्चों। के मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट, जिसमें वी नॉट आपका निरोधी विभव है और के मैक्स गतिज ऊर्जा है। तो ये गतिज ऊर्जा को की माप करता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से की जाती है? तो प्रकाश की निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से की जाती है? तो प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण है ना, जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो डन किया गया था वो यंग साइंटिस्ट से, ये यंग द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज करने वाले थे डी ब्रॉय, या जिसको हम कहें डी ब्रोगली। कौन से साइंटिस्ट थे? डी ब्रोगली। ठीक है, जिन्होंने लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी दिया था, जिसमें लेमडा क्या थी? तरंग दैर्ध्य, एच क्या था? प्लांक नियतांक, और पी क्या था? पी क्या था? संवेग, मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन से तरंग दैर्ध्य होगी तो 150 वोल्ट विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो ये 1 एंगस्ट्रॉम या 10⁻⁻10 मीटर के लगभग होगी बच्चों। आप चाहे तो इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। आपको पता है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। एच अपॉन पी होता है, और इसी को अगर हम लिखें तो एच अपॉन पी। पी को हम क्या लिख सकते हैं? 2m ई के। ई के यहाँ पर क्या है? गतिज ऊर्जा। ई के क्या है यहाँ पर? गतिज ऊर्जा। तो आपको पता होना चाहिए एच एच ही रहेगा, 2 की जगह 2 रहेगा और एम की जगह एम रहेगा। इससे कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ईके को अभी लिखा था हमने, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट। ई वी नॉट। ई वी नॉट
ई वी नॉट। अब आपको पता है एज का मान पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, और ई भी पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, और आपको यहां पर v का मान दिया है बच्चों, v का मान आपको यहां पर दिया है, रखेंगे वैल्यू तो आपको मिल जाएगी। आई थिंक लगभग 10⁻⁻10 मीटर आएगी, लेकिन आप सॉल्व करके देखें तब आप इस पर बिलीव करें, क्योंकि ये न्यूमेरिकल पार्ट है। एक फोटोन का संवेग p है, उसे ये अभी हमने बात किया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, अभी जस्ट बात की। प्लांक नियतांक के भी हमने बात कर ली है, तो प्लांक नियतांक पर डिस्कस करेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये ऊपर है बेटा, ये -34 है, -34 है, तो ये यहां पर नहीं है, ऊपर है ना, जूल इंटू सेकेंड। किसी धातु या ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रबल विद्युत क्षेत्र की कोटि होती है, तो वो होती है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। फिर से बात करें, किसी ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक विद्युत बल कितना होना चाहिए, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, या मेगा वोल्ट पर मीटर की विद्युत क्षेत्र चाहिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के देख लेते हैं एमसीक्यूज। हाँ, परमाणु स्वयं में क्या होता है, तो विद्युत का उदासीन होता है। परमाणु स्वयं में कैसा होता है, विद्युत का उदासीन क्यों होता है, क्योंकि जितने उसमें धनावेशों की संख्या धनावेश होता है, उतना ही उस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, उतना ही उस पर क्या होगा, ऋणावेश होगा, इसलिए क्या होगा बताइए, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। आगे बढ़ते हैं, परमाणु का पहला मॉडल बनाया था, परमाणु का पहला मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल जिसमें बताया गया था कि जो तरबूज होता है, तरबूज में जैसे दाने होते हैं, वो ब्लैक ब्लैक दाने होते हैं, और वो ऐसे बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस टाइप से कुछ उसका मॉडल था, बस पहला मॉडल यह था। आगे बढ़ते हैं, परमाणु का नाभिक के मॉडल देने वाले कौन थे, नाभिक के मॉडल के बारे में जो थे वो रदरफोर्ड थे। कौन से थे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का जो मॉडल है, जिसको अल्फा स्केटिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे ही हमें पता चला था नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल की जब बात करें तो वो परमाणु का नाभिक मॉडल देने वाले कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रतिकर्षण बल रहता है, उस पर आवेश कैसा होता है, नाभिक पर धनावेश। नाभिक पर कैसा आवेश होता है, धनावेश, और अल्फा पर भी कैसा आवेश था, धनावेश। अल्फा पर भी कैसा आवेश था, धनावेश। अल्फा पर भी कैसा था, धनावेश। तो धनावेश धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो धनावेशित होने के कारण। आगे बढ़ते हैं, जब कोई अल्फा का नाभिक हो गया, अल्फा का है हीलियम परमाणु का नाभिक, हीलियम परमाणु का नाभिक, इस पर आवेश कितना होता है, तो डबल होता है, जो किसी हाइड्रोजन जो होता है उसका डबल होता है ना, तो लेकिन धनावेशित होता है, जैसा कि अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने किया। नाभिक के खोज करता है, डेफिनेटली अभी हमने नाभिकीय मॉडल की बात की थी, कौन थे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो उनको ही बोला जाता है खोज करता है नाभिक के। न्यूक्लियस की डिस्कवर किसने किया था, तो हम कहते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड, या रदरफोर्ड से याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्रम में बामर जो मिला है वो कौन से में मिला है, तो वो हमें विजिबल लाइट में मिला है, दृश्य प्रकाश में मिला है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, जैसे कि बोहर का क्वांटाइजेशन कंडीशन भी है, NH/2π, NH/2π, ये NH/2π होता है इसका कोणीय संवेग। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ होता है अति परवलयाकार होता है बच्चों, कैसा होता है, अति परवलयाकार। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है प्रथम कक्षा में, कहां पर होती है, प्रथम कक्षा में अधिकतम होती है, जैसे जैसे दूर होता जाता है चाल कम होती जाती है। आगे बढ़ते हैं, नाभिक के एमसीक्यूज देख लेते हैं। हाँ, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में से किसे त्वरित नहीं किया जा सकता है, न्यूट्रॉन को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। त्वरित करने के लिए आवेश, पार्टिकल पर आवेश होना चाहिए, और न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है प्रोटॉन। परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन यहां पर आवश्यक क्या होता है, ऑप्शन में हमें प्रोटॉन नहीं दिया है, सॉरी, ऑप्शन में हमें न्यूट्रॉन भी दिया है, लेकिन आवश्यक रूप से कौन होना जरूरी है, प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, जेम्स चैडविक ने। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में संवेग भी संरक्षित रहता है, आवेश भी कुल रहता है और कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है। मतलब हम अगर बात करें तो तीनों के तीनों ही। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, ये मैंने डेफिनेशन में भी अंतर में भी बताया था। तो बहुसंख्यक पी में होते हैं होल और अल्पसंख्यक होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो आपको देख लीजिएगा डी ऑप्शन में सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, अर्धचालक को ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। और प्रतिरोधकता क्या होती है? घट जाती है। फिर से बता रहा हूं, ताप बढ़ाने पर किसी अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। किसमें? ये हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर में। किसमें? अर्धचालक में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीएन संधि डायोड में आपसे पट्ट की मोटाई लगभग होती है तो 1 माइक्रोमीटर। लगभग कितनी होती है? 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को 10⁻⁻6 मीटर भी कह सकते हैं। जब पीएन संधि को अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तो अग्र में क्या हो जाता है? जो डिप्लेशन लेयर जो है वो कम हो जाती है। डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है और विभव रोधक, जिसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं, वो भी कम हो जाता है। ओके, ये सारे हमने कवर किए हैं क्या? एमसीक्यूज वाले पोर्शन। कुछ एक दो छूटे होंगे बट मुझे जितना लग रहा था कि कवर करना है तो वो मैंने कवर किए हैं। ये हमारी क्वेश्चन बैंक डीपीआई की जो आपकी विमर्श पोर्टल पर है, उसी के हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, वो भी कैसे हैं? एमसीक्यूज हैं। आई होप आप सब टॉपिक समझ में आएंगे, एमसीक्यूज की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ ही समय है। तो मैंने सोचा कि यार रिवीजन के लिए क्या करवाया जाए, तो मैंने कहा कि ये लास्ट मोमेंट पर इसकी तैयारी की जाए। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे रिक्त स्थान भी देख सकते हैं या मेजदी कॉलम वाला भी वीडियो बना सकते हैं। ओके, थैंक यू।